हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गिकी। वर्गिकी में प्रश्न संख्या 94 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है 95 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, नेफेथिन्स खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। घटपर्णी नामक जो पौधा है यह एक दुर्लभ और आपातीय पौधा है जो मेघालय में पाया जाता है। मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाता है। 96 है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है प्रकंद है और यह एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। याद रखिएगा, हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है और यह कुल जिंजीबरेसी, यह जिस कुल से संबंधित है वह कुल है जिंजीबरेसी। जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले और रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 97 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है वो कौन सा है? हल्दी के पौधों के खाने लायक जो हिस्सा है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकंद, बी ऑप्शन। 98 है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा राइजोम, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद 99 है, निम्नलिखित उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद किस कुल का पौधा है? तो याद रखिए कावालवुलेसी कुल का यह एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश करके फूल जाती है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा शकरकंद का, डी ऑप्शन। गना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, यानी इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है, कुंभी रूप है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। प्रश्न संख्या 101, निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा एक तना है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा अदरक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अदरक तने का रूपांतरण है, यानी इनका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। 102, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? अदरक जो है क्या है? तना है, जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण होता है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 103, आपको सुमेलित करना है। जैसे प्रकंद का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा प्रकंद का संबंध है अदरक से। किससे है? अदरक। इसके बाद अगर बात करें तो स्तंभ कंद का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिएगा आलू से है। इसके बाद सल्ककंद, नेक्स्ट है सल्ककंद, जिसका संबंध है, सल्ककंद का संबंध किससे है? लहसुन से। और घन कंद का जो संबंध है वह है जिमीकंद सूरन से, यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं।
अदरक परकंद का उदाहरण है, यानी परकंद का उदाहरण जो है अदरक है, अदरक परकंद के अंतर्गत आता है। आलू स्तंभ कंद कहलाता है। सलकंद के अंतर्गत लहसुन और घन कंद के अंतर्गत जिमी कंद सूरन। प्रश्न संख्या 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू, डी ऑप्शन। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिनमें भोजन का संचयन होता है, स्टोरेज होता है, और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि करके नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती है जिनसे नए पौधों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 105 है, आलू क्या है? आलू क्या है? आलू एक कंद है, याद रखिएगा। आलू क्या है? आलू एक कंद है। मटर पौधा है। मटर का जो पौधा है क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो मटर का पौधा शाक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है। इसमें मतलब कि सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेगुमिनेसी के अंतर्गत आता है। मटर का जो पौधा है किस कुल के, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 107 है, लौंग है। लौंग में मतलब कि जो पाया जाता है क्या है? याद रखिए, लौंग एक बंद कलियां होती हैं, यानी बंद कलियां लौंग कहलाती हैं। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग मसाले, औषधि, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है। क्या है? साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कुल मिर्टेसी के अंतर्गत, ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कर्नाटक और केरल का स्थान आता है। 108, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल कली, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फूल कली। और 109 है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? निम्नलिखित मसालों में से बताइए कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? इसका सही जवाब है लौंग, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 110 है, लौंग है। लौंग क्या है? लौंग क्या है? तो सही जवाब है लौंग सूखे फूल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। और 111 है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग की प्राप्ति पौधे के किस भाग से की जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल के कली से, डी ऑप्शन। पादप कली है, पादप कली है, पादप कली इनमें से कौन सा है? तो एक भ्रूणीय टहनी पादप कली है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में दिया गया, केसर का संबंध बीज से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। केसर क्या है? केसर एक मसाला है जिसे सैफरान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम
क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। जो बीज बनाने वाला भाग है, यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है और इसमें सैफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसी नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 115 है, केसर होता है किसका सूखा मिश्रण होता है? केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, फूलों के बीज बनाने वाले भागों का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 116, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू का संबंध मूल से दिया गया, जो कि सही संबंधित नहीं है। आलू खाने वाला भाग जो है रूपांतरित तना होता है, यानी कंद होता है, न कि मूल। इसके बाद 117 है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही जवाब है तना, ऑप्शन ए। 118, निम्न में से कौन सा एक फल है? कौन सा एक फल है? तो याद रखिएगा, भिंडी को एक फल माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है, जिसका वानस्पतिक नाम याद रखिएगा एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू खाए जाने वाला भाग तना और मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। 119 है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, सेव जो है ऑप्शन ए जो दिया गया है, एक सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब फल के निर्माण में ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, तो ऐसे फल को असत्य यानी फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जैसे सेव, काजू, नाशपाती आदि, ये सभी मतलब कि फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, असत्य फल होते हैं। प्रश्न संख्या 120, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह कौन सा प्रकार है? फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रूप, यानी ऑप्शन ए ड्रूप जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ड्रूप के अंतर्गत लीची को जो है रखा जा सकता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है और यह जो है सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली होता है। 121 है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन में एक गंध का जो है मतलब कि फैलाव होता है, गंध निकलता है। उस गंध का अभिलाक्षणिक जो कारण है वो क्या है? किसके कारण लहसुन से गंध निकलती है? तो सही जवाब है सल्फर यौगिक के कारण, बी ऑप्शन। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग मतलब कि स्वेदजनक, मूत्रवर्धक और कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 122 है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करते हैं? प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं प्याज को छीलते वक्त? तो सही जवाब है इसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण आंखों से आंसू आ जाता है जब प्याज को आप मतलब कि प्याज के छिलके को उतारते हैं या छीलते हैं।
प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम जो है निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः जो है व्यवस्थित करके या व्यवस्थित कर निर्माण करता है, जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 123 मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है क्या है? तो इसका सही जवाब है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मिर्च किसके कारण तीखा लगता है? तो कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण। कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा लगता है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण होता है। कैप्साइसिन का जो सूत्र है C18H27NO3 होता है। 24 नंबर, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन। 125 है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है, फल किसके कारण मीठा लगते हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है उसमें उपस्थित फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज के कारण फल का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। फ्रक्टोज को फल शकरा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शकरा मुख्यतः फलों में पाई जाती है जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। 126 निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायटम। क्या? डायटम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सोल्यूइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। शहतूत का फल है। शहतूत का जो फल है वो किस प्रकार का है? तो देखिए, अगर बात करें तो शहतूत का जो फल है सोरोसिस है। क्या है? जिसके अंतर्गत आता है शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है और यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोरोसिस। प्रश्न संख्या 128 निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादक या उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कपास। याद रखिएगा। सन, पटसन तथा जूट के तने की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। स्टेम से मतलब कि स्टेम के रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी मतलब कि एक बड़ी जिसे लिंट रेशा, क्या याद रखिएगा, एक बड़ी सी जिसे लिंट रेशा और दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे का कम महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, कम महत्वपूर्ण होते हैं। 129 निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? वह कौन सा अनाज है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह कौन सा अनाज है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है? मानव निर्मित अनाज का नाम है ट्रिटिकेल, यानी सी ऑप्शन। ट्रिटिकेल यह जो अनाज है मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ट्रिटिकेल नामक निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई के परस्पर संक्रमण करके तैयार किया गया है। इस संक्रमण में गेहूं के मादा और राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इससे मुख्यतः पशुओं के चारों के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। प्रश्न संख्या 130 निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से वह कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिटिकेल। इसके बाद प्रश्न संख्या 131 है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों का मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक संभावना है? तो सही जवाब हो जाएगा लाइकेन और मॉस, यानी सी ऑप्शन, लाइकेन और मॉस। लाइकेन थैलाफाइट समूह के सदस्य हैं जो एक कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक और शैवाल का जो संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जो होते हैं जल, खनिज, लवण और विटामिन शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। इस तरह लाइकेन के विकास के लिए मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। मॉस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिनमें तने और पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मतलब कि जड़ संरचना नहीं होती। छाया एवं नमी मिलने पर ये जो है कहीं भी उग सकते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।